जय हिंद। आज हम 12th क्लास के चैप्टर 1 भूगोल के फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल कि किस तरह से मानव ने अपने ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मानव अपने विकास का, संसाधनों का विकास को अपने डेवलपमेंट किया समाज में। इसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। अब चलते हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होते हैं, मानव भूगोल कैसे बना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी के दो प्रमुख घटक। सबसे पहले हम अगर पृथ्वी के दो प्रमुख घटक के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला आता है हमारा भौतिक पर्यावरण, एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। यानी कि भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण जो वह पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है। अगर हम भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत देखें तो जल, वायु, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, ये सारे इत्यादि, ये पेड़ पौधे सारे चीज आते हैं। अगर इन्हीं सभी को निकाल करके, समझिए, इन्हीं सभी को, ये जितने भी दिए भू आकृति, जल, मृदा, वायु, यही सबको निकाल के एक पुस्तक में डाल देंगे, एक इसका पुस्तक बना देंगे, तो वह उसकी शाखा हो जाती है भौतिक भूगोल। इन सब के बारे में एक अलग बुक में पढ़ते हैं, और इन्हीं के भौतिक पर्यावरण की ही एक अगली शाखा होती है, वह भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कि किस तरह से भौतिक भूगोल से मानव भूगोल का निर्माण होता है। तो यह भौतिक भूगोल का हम टेक्नोलॉजी प्रयोग करेंगे, जैसे कि भू आकृति में नदी, झील, झरना, ये सब को हम नदी में बांध बनाएंगे, झरना में कुछ बिजली उत्पादन करेंगे, पेड़, पहाड़, पर्वत, इन सबको काट के संसाधन, ये सारे हमारे बेंच डेस्क जितने भी ये संसाधन बनाएंगे। मृदा से हम विभिन्न तरह की आकृतियां, मूर्ति, ये सब बनाएंगे। हम जल का उपयोग विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य में, सिंचाई उंचाई के लिए करेंगे। ये कौन करता है? मानव करता है। तो ये सभी का टेक्नोलॉजी प्रयोग, यानी कि प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम एक और शाखा का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। अब इस मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत घर, गांव, सड़क, खेत, रेल, जितने भी उद्योग, बंदरगाह, ये सारे सब आते हैं। इन्हीं को एक अलग पुस्तक में हम लेके पढ़ते हैं, इन्हीं को हम एक अलग पुस्तक में लेकर पढ़ते हैं, और उसी की अगली जो शाखा आती है, वह होती है मानव भूगोल। सॉरी, यहाँ पे हम नहीं लिख चुके थे, तो इससे आप लिख दीजिए। मानव भूगोल, तो इसी की एक अगली शाखा बन के आते हैं मानव भूगोल, जिसका हम अध्ययन करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर अर्थात फर्स्ट बुक जो मानव भूगोल है, उसमें हमें घर, सड़क, परिवहन, उद्योग इत्यादि के बारे में पढ़ने पड़ेंगे कि किस तरह से उद्योगों का विकास हुआ, किस तरह से सड़क का डेवलपमेंट होता है, और किस तरह से जनसांख्यिकी, संख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, ये सारे हमें मानव भूगोल के अंतर्गत देखते हैं। तो आपने समझा कि हमने भौतिक पर्यावरण में जलवायु, मृदा को एक अलग पुस्तक में रखकर उसे पढ़ा, तो उसकी शाखा बन जाती है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो मानव पर्यावरण में भू आकृति, जलवायु, मृदा आते हैं, उन्हीं को हम उन्हीं को हम क्या किए, उन्हीं को हम कर दिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण किए, तो वह हमारे बन जाते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। अब मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत सड़क, रेल, वाहन, उद्योग, ये सारे बनाए हम भौतिक पर्यावरण में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। अब इसका प्रयोग करके एक अलग शाखा हम निकालते हैं मानव भूगोल, तो उसकी अलग शाखा बन जाती है एक मानव भूगोल, और उन्हीं मानव भूगोल का हम अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं परिभाषा की ओर। मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो हम कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के जो बीच के जो अंतर संबंध है, उसी को हम कहते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा दिए हैं, वे विभिन्न प्रकार के दार्शनिक, विभिन्न प्रकार के भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया है, जिसमें से हम तीन भूगोलवेता को सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहला जो होगा हमारा, वह होगा रेट जेफ, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा जो हमारे होंगे एलन सी सैंपल ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी। और जो तीसरी वे होंगे, वह होंगे हमारे विडाल डी ला ब्लास ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी। तो सबसे पहले बोलते हैं कि
फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या किया? मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव भूगोल है और धरातल के बीच जितने भी प्रकार के जो समाज के जो संसाधनों से संबंध है, उनका अध्ययन करना किसका कार्य होता है? तो मानव भूगोल का कार्य होता है। ऐसा कहने वाले कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल हैं। लेकिन एलन सी सैंपल ने क्या कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का, क्रियाशील जो मानव है वह धरातल में परिवर्तन डाल रहे हैं, उन्हीं के संबंधों को उन्होंने क्या कहा? मानव भूगोल कहा। ये कौन कहा? एलन सी सैंपल ने ऐसा उन्होंने परिभाषा प्रस्तुत हम लोगों के सामने की। अब जो तीसरा है वह है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक। जो हमारे पृथ्वी है उन्हें नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक, नियमों पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषण का ज्ञान करना ही हम क्या कहलाते हैं? मानव भूगोल। यह कौन कहे? विडाल डी लाबलास। यानी कि जीवो भौतिक, हमारे जो पर्यावरण, जितने भी भौतिक पर्यावरण, जल, वायु, मृदा, जीव जंतु इत्यादि का ही अध्ययन करना, उससे संबंधित इत्यादि का अध्ययन करना ही हम क्या कहलाते हैं? मानव भूगोल कहलाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये विडाल डी लाब्लास साहब कह रहे हैं कि यह है हम मानव भूगोल। और एलन सी सैंपल भी अलग के हैं, फ्रेडरिक रेटजेल भी अलग हैं। तो आप सभी ने इसके बारे में अच्छे से सीख लिया है। अब हम देखते हैं इसके आगे तथ्य के बारे में जानते हैं। जो आगे जो तथ्य हैं, 1 मिनट। अब चलिए समझते हैं मानव भूगोल के फर्स्ट चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक पर। तो हम इसमें से सबसे पहले हम समझेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल तथा उनके उपक्षेत्र क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे। तो आपके समझने के लिए हम केवल मानव भूगोल के उपक्षेत्र तथा मानव भूगोल के क्षेत्र बताते हैं। अब यह हो गया एक क्षेत्र, एक उपक्षेत्र हो गया। तो सामाजिक भूगोल, समाज के अंतर्गत जितने भी क्रियात्मक कार्य, जितने भी हम कार्य करते हैं, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं वे भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। लेकिन हम समाज के अंतर्गत क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, वही मानव भूगोल के क्षेत्र कहलाते हैं। और उन वही क्षेत्र के अंतर्गत जो हम क्रियाकलाप करते हैं वही मानव भूगोल के उपक्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कि हम समाज में किस तरह से अपना व्यवहार करते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, तो हमारे क्यों कहाँ आ गए? मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत आ गए। ऐतिहासिक भूगोल, मानव भूगोल के व्यवहार आदि भूगोल के अंतर्गत हम उसे पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक भूगोल वह यानी कि मानव किस तरह से परेग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक ऐतिहासिक काल तक अपना विकास किया, उसे हम ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ेंगे। तो वह हमारा आ गया ऐतिहासिक भूगोल। तो यह हो गया हमारे मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। अब जो हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वह तीन हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस एग्जाम के तहत ये तीन में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर में दिए जाते हैं कि संभववादी सिद्धांत किसने दिया और यह संभववादी सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियति, जिसे हम निश्चयवादी सिद्धांत के तहत भी जानते हैं। तो निश्चयवादी के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि मानव पृथ्वी का गुलाम है, अर्थात दास है। यह नियतिवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि जो हम मानव हैं वे पृथ्वी के दास हैं। वह पृथ्वी के द्वारा हम जितने भी क्रियाकलाप, उन्हीं के द्वारा हम अपना आचरण बनाते हैं और पृथ्वी हमारी जीवन का निर्धारण करता है। यह नीति नियतिवादी या निश्चयवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहता है कि पृथ्वी है वह मानव का जीवन का निर्धारित करता है। मानव पृथ्वी के हिसाब से चलता है और उसे मानव मुख बनकर झेलता रहता है। जो पृथ्वी करता है उसे मानव क्या करता है? मुख बन के झेलता रहता है। यह नियतिवादी सिद्धांत है। जिसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? इनके प्रवर्तक हम प्लेटो को मानते हैं, हेरोडोटस को मानते हैं, हिप्पो को मानते हैं,
हिप्पो को मानते हैं। फिर हमारे जो सबसे बड़ा अंग है, हमबोल्ट साहब ने भी इनके प्रवर्तक मानते हैं। तो यह हो गया नियतिवादी। नियतिवादी के अंतर्गत क्या कहता है? मानव पृथ्वी का दास है। मानव पृथ्वी के अनुसार चलता है, उनके द्वारा आचरण करता है और उनकी मानव की कार्य क्षमता जो है वह सीमित है। मानव पृथ्वी के अनुसार, मानव जो है, मानव का जो जीवन है वह पृथ्वी निर्धारित करता है कि किस तरह से करना है, और मानव उसे मुख बन के झेलता रहता है। यह नियतिवादी या निश्चयवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहता है। अब संभववादी क्या कहता है? संभववादी कहता है कि मानव पृथ्वी का दास नहीं है। सबसे पहले तो समझेंगे कि संभववादी सबसे पहले शब्द किसने किया? तो एक फ्रांसीसी व्यक्ति थी, फैबरे। फैबरे साहब ने सबसे सर्वप्रथम संभववादी शब्द को प्रतिपादित किया, और उन्होंने इस संभववादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि मानव पृथ्वी का गुलाम नहीं है। मानव पृथ्वी में जितने भी भौतिक पर्यावरण है उसमें बदलाव लाने की उसमें असीम क्षमता है। वे मानव पृथ्वी के प्रत्येक तत्वों का उपयोग करने के लिए वह स्वतंत्र है, और वह मानव पृथ्वी के हर एक संसाधन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। यह संभववादी, यानी कि संभव है, इसी के लिए संभववादी। मानव को संभव है पृथ्वी में परिवर्तन लाने के लिए, इसलिए संभववादी सिद्धांत दिया गया है। और इस संभववादी सिद्धांत सबसे पहले फैबरे साहब ने प्रतिपादन किया था। तो यही कहा जाता है कि मानव जो है वो पृथ्वी का गुलाम नहीं, बल्कि पृथ्वी में उपस्थित सभी तत्वों का, वह सभी संसाधनों में वो परिवर्तन लाने का उसमें असीम क्षमता है। मानव एक सजीव प्राणी है। यह संभववादी के तहत कहा जाता है। लेकिन नवनियतिवादी सिद्धांत हमें क्या कहते हैं? कि नवनियतिवादी सिद्धांत के तहत कहा जाता है कि ना मानव पृथ्वी का दास है, ना ही मानव पृथ्वी का गुलाम है। वह पृथ्वी में उपस्थित वह सभी तत्वों को वह चुनने के लिए स्वतंत्र है। जितने भी तत्व हैं उसे चुनने के लिए वह स्वतंत्र है। ना ही वह मानव पृथ्वी में असीमित कार्य कर सकता है, और ना ही मानव पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग अधिक कर सकता है, ना ही कम कर सकता है। यह नवनियतिवादी सिद्धांत के तहत कहा जाता है। और नवनियति सिद्धांत में ही यह कहा जाता है, और नवनियति सिद्धांत को ही रुको एवं जाओ की संज्ञा दी गई है। इसलिए कहा गया है कि एक पुलिस चौकीदार देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल के तहत वह रुको, अर्थात रुको कहता है, यानी कि कोई गाड़ी आता है तो उसे रोक सकता है, उसकी गति को रोक सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है, उसकी दिशा को वह बदल सकता है। ओके, कहता है कि वो गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल को वो धीमा कर सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, लेकिन उनके जीवन का निर्धारण वह नहीं कर सकता, उनकी गति को वह नहीं बदल सकता, उनकी जो गति है उनको नहीं बदल सकता। इसलिए मानव को इस नियतिवादी जो सिद्धांत है उसे रुको एवं जाओ की संज्ञा दी गई है, जिसकी तुलना एक चौराहे में खड़े एक चौकी पुलिस सिपाही से की जाती है, जो कि ट्रैफिक के काम करता है और किस तरह से वह गाड़ी को रोकता है और उनकी दिशा बदलता है, लेकिन उनकी गति का निर्धारण वह नहीं कर सकता है। तो यही कहलाता है नव नीतिवादी सिद्धांत के तहत। और हमें दो पढ़ना है कि मानव ने किस तरह से मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण हम पढ़ेंगे। तो इसमें और दो टॉपिक देखेंगे। हम चलिए देखते हैं और दो टॉपिक के बारे में। प्रकृति का मानवीयकरण, किस तरह से प्रकृति ने मानवीयकरण किया है, अर्थात जो प्रकृति है जो वह मानवों का करण किया है, कि प्रकृति ने है मानव को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया है। वे प्रत्येक जल, वायु, मृदा, इन सभी तत्वों को वो किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया है, और इनके विकास को, उनके जीवन का निर्धारण करने का जो आधार है वह प्रकृति का था। मानव पूर्ण रूप से, हमारे इतिहास में देखें तो मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते थे। प्रकृति से उन्हें जो मिलता था
उन्हीं का वे भोजन ग्रहण करते थे। वे प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार जीते थे, वे प्राकृतिक एनवायरनमेंट में वे बने रहते थे। प्रकृति के द्वारा जो मिलता था मानव उन्हीं का वो उपयोग कर सकता था। तो इस तरह से प्राकृतिक ने मानवीयकरण किया था, यानी प्राकृतिक का मानवीयकरण हो गया। लेकिन हम उसी को उलट के पढ़ेंगे तो मानव ने किस तरह से प्राकृतिकरण किया कि मानव प्रकृति के द्वारा जितने भी दिए गए संसाधन पेड़ पौधे जल वायु मृदा इन सभी का उपयोग करके उन्होंने मानव ने एक प्राकृतिकरण किया है। मानव अपने दिमाग अपने ब्रेन के खोपड़ी का यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने मानव ने प्राकृतिकरण कर दिया है, उद्योगों का विकास करना चालू कर दिया, उद्योगों का विकास करना शुरू कर दिया। तो इसे ही हम मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। मानव प्राकृतिक में बदलाव करके परिवर्तन लाके उन पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के वस्तु संसाधनों का निर्माण करते हैं, तो मानव का यह प्राकृतिक कलान कहलाते हैं। लेकिन मानव जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर है, अर्थात मानव प्रकृति के अनुसार जिएगा। मानव प्रकृति में जितने भी संसाधन रहेंगे उन्हीं का वह उपयोग कर सकता है। वहां जितने भी उनसे भोजन प्रकृति के द्वारा जो भोजन मिलेंगे उसका उपयोग कर सकता है। तो यह मानव का क्या हो गया, प्राकृतिकरण हो गया। तो ये हमारे दो सिद्धांत देख लिए। यह वीडियो इतने ही तक होता है। आज के अगला चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। आप इसका समझ चुके होंगे, आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।